हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे टॉपिक डिमांड और रिवेन्यू मोनोपोली के अंडर और अप्रोचेस क्या हैं कवर की जाएंगी आज की क्लास में। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर क्लास देखिए ताकि आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कि कॉजेज क्या रहते हैं या फिर सोर्सेज क्या रहते हैं मोनोपोली पावर के। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब मैं वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। डिमांड और रिवेन्यू अंडर मोनोपोली में क्या होता है कि जो डिमांड होती है और जो रिवेन्यू कर्व होता है मोनोपोली के अंदर, यहाँ पे हमने कवर करना है कि जैसा कि परफेक्ट कंपटीशन हमने लास्ट क्लास में कवर किया था कि जो प्राइस होता था परफेक्ट कंपटीशन के अंदर वो इंडस्ट्री द्वारा डिटरमाइन कर दिया जाता था डिमांड और सप्लाई के बेस पे। उसी प्राइसेस पे आगे जो फर्में थी फॉलो करती थी प्राइस को और आउटपुट को सेल करती थी। तो उस केस में परफेक्ट कंपटीशन के केस में क्या था कि एवरेज रिवेन्यू मार्जिनल रिवेन्यू दोनों ही सेम होता था। लेकिन जो ये हमारे पास मोनोपोली होती है, मोनोपोली के केस में एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू दोनों ही क्या होंगे, डिफरेंट कर्व होंगे। तो यहाँ पे कहते हैं कि मोनोपोली सिचुएशन देयर इज़ अ नो डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। तो यहाँ पे मोनोपोली के अंदर क्या होता है, फर्म भी वही होती है और इंडस्ट्री भी वही होती है। फर्म और इंडस्ट्री के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं होता क्योंकि सिंगल फर्म जो होती है एग्जिस्ट करती है इंटायर मार्केट के अंदर, तो वही तो फर्म होती है और वही इंडस्ट्री कहलाती है। Accordingly, under monopoly situations, firms demand curve also constitute industry demand curve। तो यहाँ पे मोनोपोली के अंदर जो फर्म का डिमांड कर्व होगा वही इंडस्ट्री का डिमांड कर्व होगा क्योंकि फर्म और इंडस्ट्री एक ही चीज़ है। डिमांड कर्व ऑफ द मोनोपोलिस्ट इज ऑल्सो एवरेज रिवेन्यू कर्व। तो यहाँ पे जो डिमांड कर्व होगा उसको क्या बोला जाएगा, एवरेज रिवेन्यू कर्व बोलेंगे। जो स्लोप होगा एवरेज रिवेन्यू कर्व का वो डाउनवर्ड होगा। ये डाउनवर्ड होने का रीज़न क्या होता है कि जब मोनोपोलिस्ट फिक्स कर देता है हाई प्राइजेस को तो यहाँ पे डिमांड कम हो जाती है। दूसरी तरफ अगर लो प्राइस कर दिए जाते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है, यानी कि डिमांड और प्राइस के बीच में क्या इन्वर्स रिलेशन है। तो इस कारण से जो स्लोप होता है एवरेज रिवेन्यू कर्व का वो डाउनवर्ड जाता है। अंडर मोनोपोली एवरेज रिवेन्यू एंड मार्जिन रिवेन्यू कर्व्स आर सेपरेट फ्रॉम वन अनदर। तो यहाँ पे दोनों ही एवरेज रिवेन्यू और मार्जिन रिवेन्यू कर्व अलग अलग होते हैं और दोनों का स्लोप जो होता है वो डाउनवर्ड जाता है। तो यहाँ पे हम इसको कवर करते हैं डायग्राम की हेल्प से, डायग्रामेटिकली ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ओ वाई एक्सिस है, ओ वाई एक्सिस, और ये हमारे पास ओ एक्स एक्सिस है। ओ एक्स एक्सिस पे दिखाएंगे हम आउटपुट को, ओ वाई एक्सिस पे दिखाएंगे हम रिवेन्यू को। तो हमने यहाँ पे ड्रॉ करनी है एवरेज रिवेन्यू और जो मार्जिनल रिवेन्यू है। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर दिए। हमारे पास एवरेज रिवेन्यू कर्व है ये हमारे पास। एवरेज रिवेन्यू कर्व से बिलो ड्रॉ करते हैं हम मार्जिनल रिवेन्यू कर्व को। तो यहाँ पे हमने मार्जिनल रिवेन्यू कर्व को दिखा देना है, मार्जिनल रिवेन्यू कर्व को दिखाएंगे। तो यहाँ पे मिड से हम लेके चलेंगे ये पॉइंट, तो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो इसके बिलो पॉइंट लेते हैं, एक इसके अबव पॉइंट लेते हैं। तो यहाँ पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो इक्वल टू 1 होगी, मतलब कि यहाँ पे टोटल रिवेन्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यहाँ पे टोटल रिवेन्यू मैक्सिमम होगा। तो यहाँ से जब हम पॉइंट ड्रॉ करेंगे मैक्सिमम पॉइंट से, तो वहाँ पे इसको ड्रॉ करते यहाँ पे क्या होगा कि जो मार्जिनल रिवेन्यू यहाँ पे जब हम ड्रॉ करते हैं तो ये मार्जिनल रिवेन्यू कर्व ये 0 होने के बाद नेगेटिव में चली जाएगी। तो ये हमारे पास मार्जिनल रिवेन्यू कर्व है, यानी कि जहाँ पे हमने देखा कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 है, यानी कि जहाँ पे टोटल रिवेन्यू मैक्सिमम है, उस पॉइंट पे जो मार्जिनल रिवेन्यू है 0 होने के बाद फिर क्या चली गई, डाउनवर्ड चली गई है। तो यहाँ से हम इसको ड्रॉ करते हैं पॉइंट को। अब यहाँ पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 आएगा, मतलब क्या है कि यहाँ पे जो टोटल रिवेन्यू है वो डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो डिक्रीजिंग टोटल रिवेन्यू का है, तो डिक्रीजिंग टोटल रिवेन्यू को दिखाती है ये।
और जो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो नोट करते हैं ग्रेटर देन 1 को, मतलब कि यहाँ पे इंक्रीज इन टोटल रिवेन्यू की टोटल रिवेन्यू क्या है, ज़्यादा है यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारे पास ये बनता है पॉइंट कि अगर जहाँ पे टोटल रिवेन्यू मैक्सिमम होती है वहाँ पे क्या होता है कि जो मार्जिनल रिवेन्यू जीरो होती है उसके बाद क्या होती है, नेगेटिव में चली जाती है। इसके एक्सप्लेनेशन कवर करते हैं हम। जो डिमांड है वो बढ़ जाती है जब प्राइस क्या होता है, कम होते हैं, यानी कि जब प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हेंस बाय लोअरिंग द प्राइस मोनोप्लिस्ट कैन सेल मोर यूनिट ऑफ द कम्युनिटी, अगर प्राइस कम किया जाएगा मोनोप्लिस्ट द्वारा तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट को सेल कर पाएगा। जैसे कि यहाँ पे पॉइंट एंड पे क्या हमारे पास टोटल रिवेन्यू मैक्सिमम है, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल रिवेन्यू ऑब्टेन की गई, कैसे हम टोटल रिवेन्यू कैलकुलेट करते हैं, जब हम प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीपल करें तो हमारे पास क्या आता है, टोटल रिवेन्यू आ जाता है। एवरेज रिवेन्यू इज़ अनदर नेम ऑफ प्राइस पर यूनिट। तो यहाँ पे एवरेज रिवेन्यू का मतलब क्या होता है, प्राइस पर यूनिट कितना है। तो यहाँ पे जो एवरेज रिवेन्यू डिनोट करती है प्राइस पर यूनिट को। विद फॉल इन प्राइस, जैसे प्राइस डाउन जाता है जो एवरेज रिवेन्यू और मार्जिन रिवेन्यू दोनों ही डाउन चली जाती हैं, लेकिन जो मार्जिन रिवेन्यू के डाउन होने की रेट होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एवरेज रिवेन्यू। इस कारण से मार्जिन रिवेन्यू कर्व जो होता है वो बिलो होता है किससे, एवरेज रिवेन्यू कर्व से। रेट ऑफ फॉल इन मार्जिन रिवेन्यू इज यूजुअली मोर देन रेट ऑफ फॉल इन एवरेज रिवेन्यू, यानी कि जो फॉल होने की रेट है मार्जिन रिवेन्यू की वो ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू एवरेज रिवेन्यू। एवरेज रिवेन्यू इज़ नेवर जीरो। तो यहाँ पे एवरेज रिवेन्यू जीरो नहीं हो सकती, लेकिन जो मार्जिन रिवेन्यू होती है वो जीरो और नेगेटिव हो जाती है। जैसे यहाँ पे जीरो होने के बाद क्या हो गई है, नेगेटिव भी हो गई है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है कॉस्ट अंडर मोनोपोली। तो यहाँ पे हमने देखना है कि जो कॉस्ट कर्व्स होते हैं मोनोपोली में उनकी शेप्स क्या रहती है, कि जैसा हमने लास्ट क्लास में परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कवर किया था कॉस्ट कर्व की शेप के बारे में, तो वही जो शेप परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कॉस्ट कर्व्स की रहती है, सेम शेप कॉस्ट कर्व की मोनोपोली के केस में भी रहने वाली है। जैसा कि हमने फिक्स्ड कॉस्ट कर्व की जो शेप पढ़ी थी वो ओ एक्स एक्सिस के पैरेलल थी। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट थी जो हमारे पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप की थी, और जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट थी, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट, ये सब यू शेप के थे। तो सेम जो उनकी कॉस्ट कर्व की शेप परफेक्ट कंपटीशन में थी वही शेप है जो अब मोनोपोली के केस में भी है। वेयर एज जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज द सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व था वो सप्लाई कर्व को डिनोट करता था परफेक्ट कंपटीशन के केस में, और जो मार्जिनल कॉस्ट थी वो इक्वल आती थी प्राइस यानी कि एवरेज रिवेन्यू की। मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज रिवेन्यू क्या थी, इक्वल आती थी लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम के अंदर, जब हमने परफेक्ट कंपटीशन का केस कवर किया था। लेकिन मोनोपोली के केस में क्या होता है कि जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व होता है वो सप्लाई कर्व नहीं होता, जो प्राइस होती है एवरेज रिवेन्यू वो हायर देन मार्जिनल कॉस्ट रहती है। इट में ऑल्सो भी नोटेड दैट, यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखने वाली है कि जो मोनोपोलिस्ट होता है वो ऑब्लिगाइज नहीं होता सेल करने के लिए गिवन अमाउंट ऑफ कमोडिटी को एट ए गिवन प्राइस। मतलब क्या होता है कि अगर एक मोनोपोलिस्ट ने प्राइस को फिक्स कर दिया तो यहाँ पे जो सप्लाई रहेगी वो डिपेंड करेगी कंज्यूमर की डिमांड के ऊपर, कि अगर उसने प्राइस हाई रख दिया, मोनोपोलिस्ट ने अगर हाई प्राइस डिटरमाइन कर दिया, तो यहाँ पे अगर बायर्स ने डिमांड कम कर दिया है तो सप्लाई भी क्या करनी पड़ेगी, मोनोपोलिस्ट को कम करनी पड़ेगी। यानी कि यहाँ पे वो जो मोनोपोलिस्ट होता है पर्सन, उसके हाथ में सिर्फ एक चीज़ होती है डिटरमाइन करना, जो कि प्राइस होता है। तो प्राइस तो खुद डिटरमाइन कर देता है, अब सप्लाई कितनी कर पाएगा वो उस प्राइस के ऊपर तो डिपेंड करेगा कंज्यूमर की डिमांड के ऊपर। अगर कंज्यूमर ने डिमांड ज़्यादा कर दी तो सप्लाई ज़्यादा कर देगा मोनोपोलिस्ट, अगर कंज्यूमर ने डिमांड कम कर दी है तो मोनोपोलिस्ट को अपनी सप्लाई है जो गुड्स की वो कम करनी पड़ेगी। कहता है अगर फिक्स कर दिया प्राइस तो यहाँ पे हाउ मच क्वांटिटी ही विल हैव टू सप्लाई, तो कितनी सप्लाई कर पाएगा। एक जो मोनोपोलिस्ट होता है ये डिपेंड करता है बायर्स की ऊपर। अगर बायर्स ने डिमांड ज़्यादा कर दी तो यहाँ पे सप्लाई है ज़्यादा करनी पड़ेगी मोनोपोलिस्ट को, अगर बायर ने डिमांड कम किया तो सप्लाई कम कर पाएगा जो मोनोपोलिस्ट होता है। अकॉर्डिंगली अंडर मोनोपोली द कंसेप्ट ऑफ सप्लाई कर्व बिकम मीनिंगलेस। तो यहाँ पे जो सप्लाई कर्व का मतलब होता है वो मीनिंगलेस रहता है, क्योंकि जो सप्लाई कर्व होता है वो यानी कि जो सप्लाई कर्व होता है वो मीनिंगलेस इसलिए होता है क्योंकि ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, कंज्यूमर की डिमांड के ऊपर करता है। अगर डिमांड ज़्यादा तो सप्लाई ज़्यादा, डिमांड कम तो सप्लाई कम। तो यहाँ पे जो अपना मोनोपोलिस्ट होता है उसके हाथ में सिर्फ प्राइस को डिटरमाइन करना रहता है, तो इस कारण से जो मोनोपोली के केस में जो सप्लाई कर्व होता है वो मीनिंगलेस रहता है। नेक्स्ट आता है डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली, की किस तरीके से हम डिटरमाइन करें प्राइस को और इक्विलिब्रियम को मोनोपोली के केस में। तो यहाँ पे हम दो अप्रोच को कवर करके चलेंगे।
एक्सप्लेनेशन कवर करते हैं। कहता है कि जो मोनोपोलिस्ट होता है वो डिटरमाइन करता है प्राइस को जहाँ पे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, यानी कि जिस प्राइस के ऊपर मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा मोनोपोलिस्ट को वही प्राइस है वो डिटरमाइन करेगा। एक जो मोनोपोलिस्ट होता है वो इक्विलिब्रियम में जब होता है जब वो प्रोड्यूस कर रहा था उस अमाउंट ऑफ आउटपुट को जहाँ पे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है, यानी कि जहाँ पे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है एक मोनोपोलिस्ट को उतना ही वो आउटपुट है जो सेल कर पाएगा। ए मोनोपोलिस्ट इज ऑल्सो इन इक्विलिब्रियम इन द शॉर्ट पीरियड व्हेन ही इंकर मिनिमम लॉस। तो यहाँ पे अगर मिनिमम लॉस भी ले रहा है एक मोनोपोलिस्ट तब भी वो शॉर्ट रन के अंदर इक्विलिब्रियम में हो सकता है। मोनोपोली के केस में जो प्राइस और इक्विलिब्रियम होता है वो डिटरमाइन करते हैं तो अलग अलग अप्रोच के बेस पे। सबसे पहले अप्रोच आते हैं टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट अप्रोच, दूसरी आती है मार्जिन रिवेन्यू और मार्जिन कॉस्ट अप्रोच। तो यहाँ पे जो टोटल रिवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच के बेस पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमम प्रॉफिट है जो कहाँ पे ले रहा होता है मोनोपोलिस्ट, ताकि वहाँ पे उसका इक्विलिब्रियम आउटपुट जो डिटरमाइन कर पाए। तो जहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट का मतलब क्या है कि जहाँ पे टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बीच में डिफरेंस मैक्सिमम होगा वही एक वहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमम होगा और ऑप्टिमम आउटपुट का जो डिटरमाइन कर पाएगा मोनोपोलिस्ट। एक्सप्लेनेशन कवर करते हैं। कहता है कि मोनोपोलिस्ट है जो मैक्सिमम प्रॉफिट लेता है सेल करके उस अमाउंट ऑफ आउटपुट को जहाँ पे उसके डिफरेंस होता है टोटल रिवेन्यू टोटल कॉस्ट का मैक्सिमम होता है। टोटल रिवेन्यू टोटल कॉस्ट के बीच में मैक्सिमम डिफरेंस होने का मतलब क्या है कि मैक्सिमम प्रॉफिट। बाय फिक्सिंग डिफरेंट प्राइस और बाय चेंजिंग द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट ए मोनोपोलिस्ट ट्राइज टू फाइंड आउट दैट लेवल ऑफ आउटपुट एट विच द डिफरेंस बिटवीन टोटल रिवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट इज मैक्सिमम, दैट इज टोटल प्रॉफिट इज मैक्सिमम। तो यहाँ पे मोनोपोलिस्ट क्या करता है, अलग अलग प्राइस डिटरमाइन करता है और सप्लाई को चेंज करता है जिससे वो मैक्सिमम डिफरेंस है जो टोटल रिवेन्यू टोटल कॉस्ट के बीच में डिटरमाइन कर पाए, जहाँ पे वो ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट को देख सके। क्योंकि जहाँ पे टोटल रिवेन्यू टोटल कॉस्ट का मैक्सिमम डिफरेंस होगा वहीं पे उसको टोटल प्रॉफिट है जो मैक्सिमम मिलेंगे, जो उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा और वो उसका ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट पे जो अपनी क्वांटिटी को सप्लाई कर पाएगा। That amount of output at which a monopolist earns maximum profit will constitute his equilibrium situation। तो जहाँ पे एक मोनोपोलिस्ट मैक्सिमम प्रॉफिट ले रहा होगा वहीं पर उसकी इक्विलिब्रियम सिचुएशन हो जाएगी। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ आती है वो आती है बच्चों ट्रायल एंड एरर मेथड, यानी कि मोनोपोलिस्ट क्या करता है कि बार बार ना अलग अलग प्राइस डिफरेंट प्राइस सेट करके देखता है कि किस प्राइस के ऊपर है जो टोटल रिवेन्यू टोटल कॉस्ट के बीच में गैप है जो मैक्सिमम मिले, जहाँ पे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले और उसका वो ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट हो जहाँ पे वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो यहाँ पे ट्रायल एंड एरर का यूज़ करके जो मोनोपोलिस्ट अपने मैक्सिमम प्रॉफिट को फाइंड आउट करता है और वहाँ पे अपने इक्विलिब्रियम सिचुएशन का वो डिटरमाइन करता है, जहाँ पे उसका इक्विलिब्रियम आउटपुट है जो पता चल जाता है उसको। इसको कवर करते हैं डायग्राम की हेल्प से। डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारे पास ओ वाई एक्सिस है, ये ओ वाई एक्सिस है और ये हमारे पास ओ एक्स एक्सिस है। ओ एक्स एक्सिस पे हम लेके चलेंगे आउटपुट का लेवल और जो ये ओ वाई एक्सिस है यहाँ पे लेके चलेंगे हम कॉस्ट को और रिवेन्यू को। तो यहाँ पे जो ये ओ वाई के बिलो एरिया रहता है, ये वाला जो एरिया रहता है यहाँ पे ओ वाई डैश क्योंकि नेगेटिव एरिया को डिनोट करता है, यहाँ पे हम टोटल प्रॉफिट कर्व का जो ड्रॉ करेंगे। तो हमने सबसे पहले टोटल रिवेन्यू कर्व ड्रॉ करना है। जो टोटल रिवेन्यू कर्व रहेगा वो इस तरीके से इसकी शेप रहेगी टोटल रिवेन्यू कर्व। जो टोटल रिवेन्यू कर्व की जो स्टार्टिंग है वो हमने जीरो से यानी कि ओरिजिन से इसलिए स्टार्ट की है क्योंकि अगर आउटपुट जीरो तो हमारे पास टोटल रिवेन्यू भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल रिवेन्यू कर्व की जो शेप रहती है ये हमारा टोटल रिवेन्यू है। इस तरीके से हमने टोटल रिवेन्यू को ड्रॉ किया। अब आती है नेक्स्ट टोटल कॉस्ट। जो टोटल कॉस्ट होती है वो कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होती क्योंकि हम जानते हैं कि टोटल कॉस्ट में क्या करते हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट तो ठीक है कि जीरो हो जाती है आउटपुट के जीरो होने के साथ, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है कभी भी जीरो नहीं होती क्योंकि ये फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स होती है, चाहे प्रोडक्शन जीरो हो चाहे वो मैक्सिमम हो, तो फिक्स्ड कॉस्ट तो ओकर होनी ही होनी होती है। तो जब फिक्स्ड कॉस्ट जीरो नहीं होती तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट के अंदर शामिल होता है तो फिर टोटल कॉस्ट भी जीरो नहीं हो सकती। तो स्टार्टिंग में टोटल कॉस्ट क्या आती है इस तरीके से रिवेन्यू कर्व से जो अबव होती है क्योंकि स्टार्टिंग में जो होता है हमारे पास लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन नहीं किया जाता जिस कारण से जो टोटल कॉस्ट वो ज़्यादा आती है, रिवेन्यू क्या रहती है कम रहती है क्योंकि यहाँ पे प्रोड्यूसर के माइंड में रहता है कि कहीं प्रोडक्ट है जो मार्केट के अंदर सक्सेस हो या ना हो। तो इस कारण से जो स्मॉल लेवल पे छोटे लेवल पे जो प्रोडक्शन किया जाता है तो उस कारण से हमें डिसइकोनॉमी जो स्केल के कारण जो लॉस सफ़र करना पड़ता है, जहाँ पे क्या होता है कि जो टोटल कॉस्ट होती है वो ज़्यादा रहती है टोटल रिवेन्यू कंपेरेटिवली। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि टोटल कॉस्ट कम होनी शुरू हो जाती है। तो एक पॉइंट पे आकर के टोटल रिवेन्यू और कॉस्ट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देते हैं जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन होती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो टोटल कॉस्ट है जो डाउन जानी शुरू होती है
तो डाउन जाने के बाद क्या होता है कि धीरे धीरे जब ऑप्टिमम लेवल पे पहुंचने के बाद फिर बढ़नी शुरू हो जाते हैं, तो इस तरीके से टोटल कॉस्ट दोबारा से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इसका लेवल जो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो ये 2 पॉइंट आते हैं, ये वाले पॉइंट, तो यहाँ पे टोटल रिवेन्यू टोटल कॉस्ट एक दूसरे को टच कर गई हैं। तो ये जो पॉइंट होता है इसको ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, कि जहाँ पे ना तो प्रॉफिट होता और ना ही लॉस होता, कि टोटल रिवेन्यू टोटल कॉस्ट क्या होती है, इक्वल आती है। तो यहाँ पे हमने एक टेंजेंट लाइंस को ड्रॉ करके देखना है, कि टेंजेंट लाइंस को ड्रॉ करके देखने का मतलब क्या है, कि यहाँ पे जो गैप होता है टोटल रिवेन्यू टोटल कॉस्ट का, वो मैक्सिमम गैप है जो उसका डिटरमाइन किया जाता है। तो यहाँ पे टोटल रिवेन्यू कर्व है जो हमारे पास, और ये हमारे पास टोटल कॉस्ट कर्व है, इसके टेंजेंट हमने ड्रॉ करे। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो मैक्सिमम गैप है वो इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है, जो मैक्सिमम प्रॉफिट को डिनोट करता है। यहाँ पे जो टोटल रिवेन्यू टोटल कॉस्ट के बीच में गैप क्या है, मैक्सिमम, तो यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पे हमारा टोटल रिवेन्यू पड़ा और यहाँ पे टोटल कॉस्ट पड़े, तो टोटल रिवेन्यू क्या ग्रेटर है किससे, टोटल कॉस्ट से। तो जो ये पार्ट है हमारा, ये शो करता है मैक्सिमम प्रॉफिट को। तो ये मैक्सिमम प्रॉफिट को ड्रॉ करता है, तो ड्रॉ किया हमने। तो यहाँ पे जब हमने देखा कि ये जो हमारे पास लेवल ऑफ आउटपुट है, ये लेवल ऑफ आउटपुट कौन से लेट कर लेते हैं, क्वांटिटी क्यू ले लेते हैं इसको। तो ओ क्यू लेवल ऑफ आउटपुट कौन सा, ये ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट का जो डिनोट करता है, कि यहाँ पे जो मोनोपोलिस्ट होता है उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा होता है, और यहीं पर वो अपनी क्वान्टिटी ऑफ आउटपुट का जो सेल करेगा, कि वो अपने मैक्सिमम प्रॉफिट का जो बेनिफिट ले पाए। तो अब यहाँ पे टोटल प्रॉफिट कर्व को हम कैसे ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे हमने ड्रॉ करने लाइन जो यहाँ पे इंटरसेक्ट किया गया था टोटल रिवेन्यू टोटल कॉस्ट कर्व को, कि जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन होते हैं। तो यहाँ पे हमने पॉइंट ड्रॉ कर लिया, और एक पॉइंट हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट्स होते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हमने एरिया देखने की, ये हमारे पास कॉस्ट पड़ी है और ये हमारे पास रिवेन्यू। तो यहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा रिवेन्यू कम है, तो यहाँ पे इसका आंसर लॉस आता है। और यहाँ पे भी कॉस्ट ज़्यादा रिवेन्यू कम है, तो ये भी एरिया किस चीज़ को नोट करता है, लॉस को नोट करता है। तो जब हम टोटल प्रॉफिट कर्व को नोट करेंगे, तो यहाँ पे जो बिलो एरिया आएगा, यानी कि ओ एक्स एक्सिस से जो बिलो एरिया आएगा, वो नोट करता होता है लॉस के एरिया को। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक लॉस का एरिया, तो यहाँ पे हम दिखाते हैं कि जो हमारे पास प्रॉफिट करा वो क्या है, लॉस में चल रहा है। तो इस तरीके से हमने इसको डाउनवर्ड दिखा देना है। इस पॉइंट पे पहुंच के क्या हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन हो गई, तो यहाँ पे टच कर गया। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि प्रॉफिट है जो बढ़ने शुरू हो गए हैं। तो यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट बढ़े, लेकिन यहाँ पे जाकर के इस पॉइंट पे मैक्सिमम होने के बाद फिर डाउन होने शुरू हो चुके हैं यहाँ पॉइंट तक। तो धीरे धीरे प्रॉफिट क्या हो गया, बढ़ने शुरू हो गए। तो बढ़ने बढ़ते बढ़ते यहाँ पे क्या हो गए, मैक्सिमम हो चुके हैं। मैक्सिमम होने के बाद दोबारा क्या हो चुके हैं, डाउनवर्ड जा चुके हैं। तो यहाँ पे फिर दोबारा से प्रॉफिट क्या हो गए, डाउनवर्ड चले गए। तो यहाँ पे हमने देखा कि प्रॉफिट बढ़ते बढ़ते बढ़ गया है, फिर यहाँ मैक्सिमम होकर दोबारा क्या चले गए, डाउनवर्ड चले गए हैं। तो यहाँ पे आकर के दोबारा फिर क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट आ गया, जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस। उसके बाद कौन सा एरिया शो करता है, लॉस का। तो यहाँ पे उसके बाद प्रॉफिट क्या चले गए हैं, लॉस में कन्वर्ट होगा। तो यानी कि जो ये हमारे पास नोट करता है ये एरिया, ये बताता है टोटल प्रॉफिट कर्व को। यानी कि जो ये हमारा ये कर्व है, ये किस चीज़ का कर्व है, टोटल प्रॉफिट कर्व का है। जहाँ पे हमने दिखाया कि यहाँ से यहाँ तक लॉस है और यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट बढ़ा, लेकिन यहाँ पे जाकर के मैक्सिमम, उसके बाद फिर क्या हो, डाउन होना शुरू हो गया प्रॉफिट। यहाँ पे जाकर के ब्रेक इवन पॉइंट होगा, जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस है। तो उसके बाद क्या हो, लॉस को जो नोट किया। तो ये हमारे पास टोटल प्रॉफिट कर्व का जॉब बताता है। इस तरीके से हमारे पास ये अप्रोच बनती है। आई होप कि आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट अप्रोच हमारे पास बनती है बच्चों, मार्जिन रेवेन्यू और मार्जिन कॉस्ट अप्रोच, जहाँ पे हमने मार्जिन रेवेन्यू और मार्जिन कॉस्ट के बेस पे डिटरमाइन करना होता है कि कहाँ पे जो मैक्सिमम प्रॉफिट ले रहा होता है एक मोनोपोलिस्ट, और कहाँ पे उसका इक्विलिब्रियम में जो आता है। तो कवर करते हैं नेक्स्ट अप्रोच को। मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट एनालिसिस में क्या होता है कि जो मोनोपोली के केस में वन कैन नो अबाउट प्राइस डिटर्मिनेशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन विद द हेल्प ऑफ मार्जिन रेवेन्यू और मार्जिन कॉस्ट एनालिसिस। तो यहाँ पे जो प्राइस डिटरमाइन किया था, यानी कि जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है, वो यहाँ डिटरमाइन की जाएगी मार्जिन रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट एनालिसिस के बेस पे। अकॉर्डिंग टू दिस एनालिसिस ए मोनोपोलिस्ट विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन टू कंडीशंस आर फुलफिल्ड। अगर यहाँ पे मार्जिन रेवेन्यू मार्जिन कॉस्ट अप्रोच की हेल्प से हम देखें, तो एक मोनोपोलिस्ट होता है वो इक्विलिब्रियम में तब होगा जब वो दो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देगा। फर्स्ट कंडीशन कि जहाँ पे MCMR के इक्वल होगा, यानी कि मार्जिन कॉस्ट इक्वल होगा मार्जिन रेवेन्यू के, और जब मार्जिन कॉस्ट कर्व कट करेगा मार्जिन रेवेन्यू को बिलो पॉइंट से, तो यहाँ पे मोनोपोलिस्ट क्या करेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट को ले रहा होगा, और यहीं पे क्या होगा, उसका इक्विलिब्रियम होगा। तो डायग्रामेटिकली ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट को। हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास OY एक्सिस रहेगी और ये हमारे पास OX एक्सिस है। OX एक्सिस पे दिखाएंगे हम आउटपुट का लेवल, OY एक्सिस पे लेके चलेंगे रिवेन्यू और कॉस्ट दोनों आएंगे। तो हमने डायग्राम ड्रॉ करना है। तो हमारे पास एवरेज रिवेन्यू कर्व आएगा। एवरेज रिवेन्यू कर्व के बिलो पॉइंट जो आएगा वो आएगा मार्जिनल रिवेन्यू कर्व। तो यहाँ पे हमने मार्जिनल रिवेन्यू कर्व को डिनोट करना है।
तो ये हमारे पास मार्जिनल रिवेन्यू है, ये हमारे पास एवरेज रिवेन्यू है। तो हमने मार्जिनल कॉस्ट कर्व को बनाना, तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व कैसे होता है, इस तरीके से जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है जो बनेगा। तो ये हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा, जहाँ पे एम आर एम सी के इक्वल होगा। जो एम सी क्या करेगा, एम आर को बिलो पॉइंट से कट करेगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। तो यहाँ पे जब हम इसको नोट करते हैं तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे संतुलन आ रहा है, क्योंकि दोनों ही कंडीशंस क्या हो चुकी हैं, फुलफिल हो चुकी हैं, कि यहाँ पे इंटरसेक्ट कर चुके हैं एम सी एम आर एक दूसरे को, और जो एम सी क्या कर रहा है, बिलो पॉइंट से जा रहा है कट करके। तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं क्यू। तो ये जो ओ क्यू है जो हमारे पास, ये ऑप्टिमम आउटपुट का लेवल है, जहाँ पे एक मोनोपोलिस्ट क्या करेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट को लेगा और संतुलन में आएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये पॉइंट बनता है बच्चों। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड के हिसाब से कैसे डिटरमाइन किया जाता है प्राइस को। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।